अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 4.5.2 विच इज कोवेलेंट कंपाउंड्स। और आज के इस लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक 4.5 और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है आयनिक कंपाउंड्स को इन डिटेल, जिसमें हमने देखी आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी एग्जाम्पल, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज इन डिटेल। और हर प्रॉपर्टी के साथ हमने ये भी देखा कि उस प्रॉपर्टी की रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या बनता है। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डू द सेम, बट वी आर गोइंग टू चेंज द टाइप ऑफ द कंपाउंड। जी हाँ, जैसे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स डिफरेंट हैं, इसी तरह टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स भी डिफरेंट हैं। सो today we are going to discuss topic 4.5.2 which is about covalent compounds. As the name indicates that these compounds would be having covalent bond in them. फिर भी let's have a look at the definition. The compounds which contain covalent bond in them are called covalent compounds. Students, किसी भी definition को उसकी statement की form में लिखना बहुत important है। चाहे आपके माइंड में जितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, अगर आप प्रॉपर वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ उसे पेपर पे राइट डाउन नहीं करते, सो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट। अब चलते हैं कॉम्पोजिशन की तरफ। एज वी नो दैट कॉम्पोजिशन टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। सो द कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, आयनिक कंपाउंड्स मिलकर बने थे आयंस से, positive or negative ions, but covalent compounds, they are made up of molecules and they are formed by mutual sharing of electrons between their atoms. और जब mutual sharing of electrons से कोई bond बनता है तो हम उसे कहते हैं covalent bond. So composition में हमें क्या बात पता है? हमें ये पता है कि ये बने हैं molecules से। इसका सबसे छोटा यूनिट होने वाला है molecule। और एक मॉलिक्यूल कैसे बना होगा कि एटम्स ने कंबाइन किया होगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड रिमेंबर, मॉलिक्यूल्स कुड बी ऑफ सेम काइंड और दे कुड बी ऑफ डिफरेंट काइंड। सेम काइंड के होंगे तो हम उसे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे, और अगर डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम उसे कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स मेटल्स के कंपाउंड्स नहीं हैं, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स। उसमें नॉन मेटल्स आपस में भी रिएक्ट कर सकती हैं, मतलब सेम जैसे क्लोरीन क्लोरीन के साथ, और किसी दूसरे के साथ भी, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में। अब अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, कि एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड ये कितना स्ट्रांग हो सकता है। अब जैसा हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड में तो देयर वाज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन एन आयनिक बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। सो और इसमें तो सारा इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। सो दिस बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इज वीकर। तो हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होंगे वीकर। अगर नजर डालें कुछ एग्जांपल्स की तरफ, सो वी हैव H2 which is hydrogen molecule, CH4 which is methane, CO2 which is carbon dioxide, H2SO4 which is sulfuric acid, और C6H12O6 which is the formula for glucose. अगर एक बिगर ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो वो हमारे पास शुगर भी है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11 और इसका केमिकल नेम है सुक्रोज। Now we know the definition, composition, strength of the bond and examples. So अब हम अपना ये सारा नॉलेज यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज और उसकी रीजंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज से। सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स कुड बी, द फर्स्ट वन इज physical state. As the term physical is related to the things which we can perceive with our 5 senses. और physical state की बात करें तो यहाँ हो रही है बात state of matter की, और हम जानते हैं कि there are 3 states of matter.
मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हमें यहाँ ये बताना है कि आखिर कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। जी हाँ, इसे थोड़ा सा टेक्निकल वे में याद करना होगा। लोअर मॉलिक्यूलर मास यानी कि जो हल्के कंपाउंड्स हैं ये होंगे गैसेस या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड्स, यानी कि वो लिक्विड्स जो कि बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और अगर बात करें हाई मॉलिक्यूलर मास की यानी कि हैवी कंपाउंड्स की, तो वो होंगे सॉलिड इन नेचर, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि सुक्रोज। बोथ आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, लेकिन चूंकि ये हैवी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, सो ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में। ये तो थी पहली प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। अगर हम एक मिसाल लें, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन की ही ले लें। ब्रोमीन बेसिकली मॉलिक्यूल बनाता है Br2, यानी कि 2 ब्रोमीन के एटम्स मिलके, एक जैसे एटम्स मिलके ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसमें एग्जिस्ट करता है कोवेलेंट बॉन्ड। सो ब्रोमीन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -7 डिग्री सेल्सियस, और अगर देखें ब्रोमीन के ही बॉइलिंग पॉइंट की तो वो है 59 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट, एज वी नो दैट वाटर इज हैविंग 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? आखिर कोई ना कोई रीजन तो होगी कि अगर बात करते थे आयनिक कंपाउंड्स की, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स तकरीबन 800 1400 इस रेंज में आ रहे थे, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के जब हम आए हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ, तो वो उससे काफी कम है। सो इतना लो होने की कोई वजह होगी, तो नजर डालते हैं उस वजह पे। अगर हम इसको समझे ब्रोमीन की ही एग्जाम्पल लेके, सो वी नो दैट विद इन ईच ब्रोमीन मॉलिक्यूल द ब्रोमीन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। Br और Br उनके बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर बिटवीन द ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 एटम्स थे उनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, लेकिन between the molecules there are only weak intermolecular forces holding them together, यानी कि उनके बीच में कोई बहुत strong forces नहीं है। and the weak intermolecular forces they can be easily overcome, हम उन्हें बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। so as a result होगा क्या, bromine has a low melting and boiling point, यानी कि थोड़ी सी ही एनर्जी जब आप उसे प्रोवाइड करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी या फिर बॉयल हो जाएगी। सो इन लिक्विड्स के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, वो है वोलेटाइल, मतलब इट विल इवेपोरेट इजीली। अगर आप देखें इस ब्रोमीन की डायग्राम की तरफ, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 एटम ब्रोमीन के वो तो जुड़े हुए हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से, लेकिन जब मुख्तलिफ ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की आप फोर्स देखें, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉटेड लाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो ये है काफी वीक। और इस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होगा क्या, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ एक मिसाल थी। अगर देखते हैं हम अदर एग्जाम्पल्स की तरफ, सो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कॉमन गैस है और ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -56 विच इज वेरी लेस, और बॉइलिंग पॉइंट है -79। इसी तरह क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट है -101 और बॉइलिंग पॉइंट है -35। अब चलते हैं कुछ बहुत ही कॉमन चीजों की तरफ, जैसे कि वाटर। सो एज यू नो दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। ये इन सब से ज्यादा क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो आपको पता होनी चाहिए कि सिंस वाटर इज हैविंग हाइड्रोजन इन इट एंड ऑक्सीजन इन इट, सो उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनती है। जी हाँ, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो इसलिए वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होगा। और एक और रीजन भी है, इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स डिस्कस हुई हैं वो थी गैसेस, और गैसेस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स तो वैसे ही बहुत लो होते हैं। और वाटर की जो स्टेट है
लिक्विड स्टेट, वो भी इसी वजह से होती है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या नहीं करेंगे। सो दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बहुत कम मिकदार में करेंगे। मगर द कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो कब होंगे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? व्हेन दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि जब वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। पोलर कैरेक्टर मतलब वो वाले कंपाउंड्स जो दो एंड्स बना सकते हैं अपने मॉलिक्यूल में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो जब डिसॉल्व होंगे किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो फिर वो कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज सॉल्युबिलिटी। अगर बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की, सो दे आर यूजुअली insoluble in water but are soluble in non-aqueous solvents. Non-aqueous solvents की एग्जाम्पल हो सकती है बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन। ये हैं कुछ हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, विच इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जी हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स एक ही टर्म है। नॉन एक्वस मतलब पानी के अलावा सॉल्वेंट्स और एक्वस मतलब वाटर बेस्ड सॉल्वेंट्स। सो यहाँ हमने पढ़ा कि इनसॉल्युबल हैं ये वाटर में, लेकिन देयर इज एक्सेप्शन। जी हाँ, देयर इज एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है ग्लूकोज की। ग्लूकोज है तो एक कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन वाटर में सॉल्युबल है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ग्लूकोज के पाउडर को एक गिलास पानी में डिसॉल्व करके देख लें। और अगर बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल भी वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन हो सकता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स के मुकाबले में कम हो। अगली प्रॉपर्टी पे नजर डालें तो वो है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स। जैसा कि हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो जब लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के, सो दे आर 3 डायमेंशनल, तो ये बनाएंगे 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग। और उस 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो कोवेलेंट क्रिस्टल्स बना देगा। और कोवेलेंट क्रिस्टल्स बहुत हार्ड होते हैं और बहुत ही स्टेबल होते हैं। अब इसकी मिसाल है हमारे पास डायमंड की। आई होप डायमंड तो आपने देखा ही होगा। डायमंड किस कदर सख्त होता है, उसको काटने के लिए भी आपको डायमंड की ही समटाइम ज़रूरत पड़ती है। सो आपको उसकी हार्डनेस का तो आइडिया होगा। और आपको ये जान के हैरत होगी कि डायमंड इज़ बेसिकली कार्बन। हीरा कार्बन से मिलकर बना है, यानी कि वो कार्बन की ही एक फॉर्म है और कार्बन एक एलिमेंट है। और डायमंड के अंदर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। जी हाँ, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं तो उससे डायमंड बन जाता है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स कंबाइन हैं कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ, तो फिर वो स्ट्रेट चेन्स की बजाय डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कुछ इस तरह से। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट से एटम्स कार्बन के अपने आप को अरेंज करते हैं और ये अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होती है। अगर आप देखें इस इमेज की तरफ तो ये आपको एक 3 डायमेंशनल लुक भी दे रही होगी। सो अगर 3 डायमेंशनल हैं तो इसका मतलब है कि कार्बन हर तरफ से सराउंड हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड से विद अदर कार्बन, और ये बनाएगा बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल्स, यानी कि बहुत बड़े 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 मॉलिक्यूल्स। इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। अब एक तो इनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये हार्ड होंगे, ये होंगे स्टेबल, और ये हो सकते हैं क्रिस्टल्स। और इसके अलावा अगर देखें सो दे विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जी हाँ, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं, और उसकी वजह भी यही है क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इधर कोवेलेंट बॉन्ड अलोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन चूंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से बहुत से एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, सो उस वजह से क्या होगा
उस वजह से उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, यानी कि उन्हें ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आज के इस लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आए, सो हाउ यू विल स्टार्ट योर आंसर and how you will summarize your answer. Make sure you do not write properties directly. First, you have to write a little bit introduction about covalent compounds. You can just write definition, its composition, its examples. And then you can start writing your properties. Properties को आप अपने words में भी कर सकते हैं show, लेकिन examples for each property कोशिश करनी है कि आपको याद ही हो। और अगर प्रॉपर्टीज को आप हेडिंग्स फॉर्म में लर्न करेंगे तो ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। जी हाँ, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, देयर डेफिनेशन, देयर एग्जाम्पल और कंपैरिजन इनकी स्ट्रेंथ का, और साथ ही साथ हमने डिस्कस की है इनकी प्रॉपर्टीज इन डिटेल। और आपको भी वो प्रॉपर्टीज डिटेल में ही याद करनी है। मतलब फर्स्ट यू विल राइट द प्रॉपर्टी, फिर आपको देनी है उसकी रीजन, और कोशिश करें कि उसकी एग्जाम्पल लिखना कभी ना भूलें। हम अपने आने वाले लेक्चर में टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हैं पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।